गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया में। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स या फिर पूरे की पूरी यूरोपियन पावर जो है वो इंडिया में हमें आते हुए नजर आई है। अब हम लोग देखते हैं कि इन यूरोपियन पावर में से एक पावर है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्रिटिश पावर के नाम से जानते हैं। जो ब्रिटिश पावर जो है अपना साम्राज्यवाद, अपना इंपीरियलिज्म किस तरह से भारत में स्थापित करेगी, हम इस चीज के बारे में क्या करना चाहते हैं, बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि सबसे पहले पोर्तुगीज है, पोर्तुगीज के बाद यहाँ पे डच आते हुए नजर आए, डच के बाद अगर हम लोग देखें तो डच के बाद हम लोगों ने देखा तो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के बाद हम देखते हैं तो डैनिश आते हैं, और डैनिश के बाद आखिरी में कौन आता है, फ्रांस आता है। अब हम लोगों ने देखा था कि जिस तरह से डच ने पोर्तुगीज को रिप्लेस किया, ब्रिटिशर्स ने डच को रिप्लेस किया, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसे हमने किस नाम से जाना, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब धीरे धीरे हम ये डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं किस तरह से ब्रिटिशर्स एक सुप्रीम पावर बनकर नजर आते हैं। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था कि ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू फ्रांस जो है उसका जो क्या बोल सकते हैं इंपेरियलिस्टिक सिनेरियो जो है वो तो खत्म हो गया था। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट को, ठीक है, अलग अलग पावर्स को एलिमिनेट करते हुए, अलग अलग प्रिंसली स्टेट को खत्म करते हुए किस तरह से क्या करते हैं, अपना एक साम्राज्यवाद क्रिएट करते हैं, अपना एक साम्राज्य क्रिएट करते हैं। इसको हम किस नाम से जानेंगे, इसको हम ब्रिटिश प्रोविंस के नाम से यहाँ पर इतिहास के अंदर जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स किस प्रोविंस को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। तो वो प्रोविंस है आपका कौन सा, बंगाल प्रोविंस। एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से बंगाल प्रोविंस के क्या थे, स्टेटस थे। बंगाल के बाद वो जो मैसूर को ऑक्यूपाई करेंगे तो मैसूर कौन था, मैसूर में कौन कौन से राजा रूल कर रहे थे। उसके बाद में बंगाल हो गया, मैसूर हो गया, उसके बाद में मराठास को किस तरह से वो एलिमिनेट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, और फाइनली जो सिख लैंड है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए बात करना स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। इसको हम किस नाम पे जानते हैं, एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम बंगाल के बारे में। जिस तरह से बंगाल की पॉलिटिकल सिचुएशन थी, बंगाल के कौन कौन से राजा हमें देखने को मिले, और कौन कौन से राजा के समय पे हमें कौन कौन से चीजों को यहाँ पर होता हुआ नजर आया। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिटिशर्स कहाँ पहुंचते हैं। सबसे पहले ब्रिटिशर्स पहुंचते हैं आपका बंगाल के अंदर, और बंगाल ही वो एक प्रोविंस बनता है जिसको ब्रिटिशर्स सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। चलो देखते हैं कि मुगल्स के बाद में, लेटर मुगल्स के टाइम पर बंगाल की क्या स्थिति थी, बंगाल में कौन रूल कर रहा था और कौन किस तरह से यहाँ पर अपने ऑटोनॉमी को क्रिएट करके बैठा था। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, मुर्शिद कुली खान के बारे में। मुर्शिद कुली खान बंगाल के वो पहले नवाब बने, वो पहले गवर्नर बने जिनको यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑक्यूपाई हुआ। देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हम लोग देखते हैं कि मुर्शिद कुली खान जो है इनको अपॉइंट किया गया है गवर्नर, सूबेदार, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, अभी हम देख रहे थे कि सबसे पहले हमने देखा कि हिस्ट्री के अंदर, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर एक ग्रेटेस्ट पावर इंडिया के अंदर होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मुगल पावर के नाम से जानते हैं। मुगल में भी अगर हम लोग देखें तो ग्रेटर मुगल जो हैं, ठीक है, ग्रेटर मुगल्स जो हैं उन्होंने इंडिया को क्या करके रखा है, यूनिफाइड करके रखा है। ग्रेटर मुगल्स के बाद जो मुगल्स आते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, लेटर मुगल्स के नाम से जानते हैं। और लेटर मुगल्स में एक राजा हुआ करता है जिसका नाम है फारूक सियार। ये फारूक सियार साहब क्या करते हैं, मुर्शिद कुली खान को क्या करते हैं, आपका गवर्नर का सूबेदार अपॉइंट करते हैं, कब, 1717 में। विच मींस कि बंगाल किसके हाथ में आ गया है, अब मुर्शिद कुली खान साहब के हाथ में हमें आता हुआ नजर आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बंगाल की गवर्नरशिप किसको मिल गई, बंगाल का सूबेदार कौन बन गया, आपका मुर्शिद कुली खान। किस ईयर के अंदर, 1717 के अंदर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1719 के अंदर, 1719 के अंदर यही फारूक सियार, मुगल एम्पायर फारूक सियार क्या करता है, गवर्नरशिप, कहाँ की गवर्नरशिप, उड़ीसा की गवर्नरशिप भी किसे देता है, आपका मुर्शिद कुली खान साहब को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें आपको नजर आ रही है, बंगाल कैसे बना, बंगाल इतना बड़ा प्रोविंस कैसे बना, बंगाल की सूबेदारी किस तरह से बांटी गई। तो हमने देखा सबसे पहले 1717 में बंगाल एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनता है, और फारूक सियार 1717 में क्या करते हैं, मुर्शिद कुली खान को सूबेदार अपॉइंट करते हैं। दूसरा, फारूक सियार बाद में 1719 के अंदर उड़ीसा की गवर्नरशिप भी किसको दे देते हैं, आपका मुर्शिद कुली खान को दे देते हैं। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट काम,
बंगाल की इनिशियल कैपिटल क्या थी? बंगाल की इनिशियल कैपिटल हमें ढाका देखने को मिलती थी जब मुगल्स हुआ करते थे। ठीक है, मुगल्स टाइम पीरियड जब मुगल्स की ऑटोनॉमी बंगाल की हुआ करती थी, मुगल सूबा जो है, सॉरी बंगाल का जो सूबा है, बंगाल का जो प्रोविंस है वो किसके ऑक्यूपेशन में आता? डायरेक्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द मुगल्स आता था। तब बंगाल प्रोविंस का राजधानी या उसका कैपिटल क्या हुआ करता? ढाका हुआ करता था। और जब मुर्शिद कुली खान को यहाँ की गवर्नरशिप मिली तो इन्होंने क्या किया? यहाँ की गवर्नरशिप कहाँ शिफ्ट कर दी? मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो हमने देखा कि ढाका कैपिटल कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुई है? बंगाल की इनिशियल कैपिटल ढाका थी और उसके बाद वो मुर्शिदाबाद शिफ्ट होते हुए हमें नजर आती है। इसके अलावा ये जो है मुर्शिद कुली खान, इनके बारे में एक और फैक्ट हमें याद करने को है, वो ये है कि ये जो आदमी था, ठीक है, जैसे आज हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बड़े ही कठिनाइयों से जूझ रहा है। हमारे यहाँ अगर हम लोग देखें तो इंडिया के अंदर मार्जिनल फार्मिंग स्ट्रक्चर है, मार्जिनल फार्मिंग स्ट्रक्चर है। मतलब हमारे जो फार्मर्स हैं वो मुश्किल से 2 या 3 हेक्टेयर एकड़ की जमीन को क्या करते हैं? ओन करते हैं। मतलब छोटे छोटे से किसान हमारे यहाँ हैं, इनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं। अब ये छोटे किसानों के साथ दिक्कत पता है क्या है साहब? इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये लोग जो हैं इनके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है, इनके पास मनी नहीं है। इस मनी से वो क्या कर सके? आपका एग्रीकल्चर को क्या कर सके? फ्लरिश कर सके। इसीलिए हम लोगों ने क्या चलाया? सरकार ने क्या चलाया? इंडियन गवर्नमेंट ने KCC किसान क्रेडिट कार्ड चलाया, जिसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने वाले लोगों को सस्ते दामों पर हम क्या देते हैं? लोन देते हैं। ठीक है, तो KCC टाइप की स्कीम हमने चलाई जिससे एग्रीकल्चर को क्या मिले? फाइनेंसिंग मिले। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिला कि ये जो इंसान था मुर्शिद कुली खान, एग्रीकल्चर पर बड़ा ध्यान दिया करता था। इसीलिए इसने क्या किया? एक इंटरेस्ट या एक लोन फैसिलिटी क्या किया? स्टार्ट किया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तबाकी ऋण। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए किसान को फाइनेंशियल एड देने के लिए इन्होंने क्या किया है? आपका एक इंटरेस्ट या फिर क्या बोलते हैं, एक लोन फैसिलिटी चालू करी, जिसका नाम क्या है? तबाकी ऋण। तो ये कोई पूछा जाए तबाकी ऋण क्या होता है साहब? तो तबाकी ऋण क्या था भाई साहब? मुर्शिद कुली खान साहब के द्वारा एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए एक लोन प्रैक्टिस थी, उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? तबाकी ऋण के नाम से। चले देखते हैं आगे। मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल के अगले नवाब, बंगाल के अगले गवर्नर हमें कौन बनते हुए नजर आते हैं? तो इनके बाद अगर हम लोग देखें, इनके बाद जो गवर्नर बनते हैं उनका नाम क्या है? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन कौन थे? शुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खान साहब के क्या थे? दामाद थे, उनके सन इन लॉ थे। ठीक है, जो थ्रोन पे उनके जाने के बाद, मुर्शिद कुली खान साहब के जाने के बाद थ्रोन को असाइन करते हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो इनके समय क्या हुआ? इनके समय एक और इम्पोर्टेंट काम हुआ। क्या हुआ? इनके समय मोहम्मद शाह रंगीला, ये भी क्या है? लेटर मुगल रूलर है। ठीक है, ये भी एक मुगल रूलर है, लेटर मुगल्स के। मोहम्मद शाह रंगीला क्या करते हैं? इनको बिहार की गवर्नरशिप 1773 में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए बंगाल प्रोविंस किस तरह से बना। अभी तक बंगाल का नाम सिर्फ बंगाल के अंदर सिर्फ बंगाल आया करता था। बंगाल के बाद ये 1713 की बात है, 1717 की। फिर 1719 के अंदर बंगाल प्रोविंस के अंदर उड़ीसा ऐड कर दिया गया। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो 1733 के अंदर इस बंगाल प्रोविंस के अंदर और किसे ऐड कर दिया गया? बिहार को भी ऐड कर दिया गया। अब देखिए बंगाल प्रोविंस कितना बड़ा प्रोविंस हो गया। बंगाल का मतलब आपका आज का बांग्लादेश, जिसको उस समय हम किस नाम से जानते थे? ईस्ट बंगाल के नाम से जानते थे। आज का अगर हम लोग देखें तो वेस्ट बंगाल, ममता दीदी जिंदाबाद, खेदा होवे। उसके बाद अगर हम बात करें तो उड़ीसा, आज के समय का उड़ीसा वाला जो एरिया है वो इसका पार्ट हुआ करता था बंगाल प्रोविंस का। इसके अलावा बिहार का मतलब आज का बिहार प्लस झारखंड, ये झारखंड और बिहार उस समय एक हुआ करते थे। तो ये जो पूरा की पूरा एरिया है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ये क्या बना? ये एक बड़ा प्रोविंस मिलके बना, जिसको हम किस नाम से जानते थे उस समय? बंगाल प्रोविंस के नाम से। तो बंगाल प्रोविंस कितना बड़ा प्रोविंस बनेगा ये हमें देखने को मिल गया। ये कहाँ से मिला हमें? जब मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला क्या करते हैं आपका 1733 में किसको? शुजाउद्दीन को गवर्नरशिप ऑफ बिहार भी ट्रांसफर करते थे। ठीक है, अब इनके बाद देखते हैं इनके बाद कौन आता है। इनके बाद आते हैं सरफराज खान। ठीक है, सरफराज खान 1739 से लेकर 1740 तक मतलब मुश्किल से 1 साल तक क्या करते हैं? रूल करते हैं। और इनको, ठीक है, अगर इनकी बात करें तो ये कौन थे? आपके शुजाउद्दीन के बेटे थे। और जिनको मर्डर कौन करते हैं? इनके ही मिनिस्टर जिनका नाम क्या था? अली वर्दी खान। अली वर्दी खान इसे असैसिनेट करता है।
इसका मर्डर कर देता है और थ्रोन को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अगला राजा कौन बना, अगला नवाब कौन बना बंगाल का, अगला नवाब बने आपके अलीवर्दी खान साहब। अब देखते हैं अलीवर्दी खान साहब के बारे में क्या क्या बातें हमें देखनी है, कौन कौन सी चीजों को हमें एनालाइज करना है। चलिए देखते हैं अलीवर्दी खान। अगर अलीवर्दी खान साहब की बात करें तो अलीवर्दी खान साहब ने कब से कब तक रूल किया है, तो इन्होंने 1740 से लेकर 1756 तक क्या किया है, बंगाल के ऊपर रूल किया है, बंगाल के नवाब बने। अब सबसे पहली बात तो कहां से आप स्टार्ट होगी, अब देखिए सीधी सी बात है, अलीवर्दी खान साहब ने थ्रोन को ऑक्यूपाई किया। कैसे ऑक्यूपाई किया, एसिसिनेशन के थ्रू, या फिर अगर देखें तो एग्जिस्टिंग रूलर को एलिमिनेट करके उसका मर्डर करके। तो अब देखो सीधी सी बात है, जो एरिस्टोक्रेसी है, जो राजा के आसपास बैठने वाले लोग हैं, नोबल्स हैं, वो अलीवर्दी खान को क्या नहीं करने वाले हैं, ऐसे राजा एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो टू क्रिएट एक्सेप्टेंस, ठीक है, अपनी एक्सेप्टेंस किस तरह से, नवाब की तरह या फिर गवर्नर की तरह क्रिएट करने के लिए यह आदमी, जिसका नाम क्या है, अलीवर्दी खान, ठीक है, अलीवर्दी खान क्या करता है, अपने थ्रोन को लीगलाइज करवाता है, बाय रिसीविंग अ फरमान। वो एक फरमान रिसीव करता है, जिस फरमान को हम गोल्डन फरमान के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, गोल्डन फरमान के नाम से जानते हैं। तो गोल्डन फरमान रिसीव करता है किससे, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो ये क्या चाहता है, अपने थ्रोन को लीगलाइज करने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला से क्या करता है, एक फरमान क्या करवाता है, इशू करवाता है बाय पेइंग 2 करोड़ रुपए। मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए देता है और उसके एवज में मोहम्मद शाह रंगीला इसे एक लेजिटिमेट रूलर डिक्लेयर कर देते हैं, कहाँ का, बंगाल प्रोविंस का। तो देखिए हो क्या रहा है, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि उस राजा का नाम बताइए जिसने 2 करोड़ रुपए देकर बंगाल का थ्रोन लीगलाइज करवाया। तो उस राजा का नाम क्या है, अलीवर्दी खान, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 2 करोड़ रुपए किस मुगल एम्परर ने लेकर बंगाल के थ्रोन को लीगलाइज कराया, तो वो आदमी कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। और दूसरी बात, कितना अमाउंट दिया, तो अमाउंट भी याद रखना है कि 2 करोड़ रुपए देके हमने थ्रोन को लीगलाइज किया है अलीवर्दी खान के लिए। अब हम लोग देखते हैं होता क्या है। अब देखिए सीधी सी बात है, ये वो समय है जिस समय यूरोपियन पावर अपना इंपेरियलिस्टिक बिहेवियर पूरे इंडिया में क्या कर रही है, फैला रही है। और इसी इंपेरियलिस्टिक बिहेवियर को फैलाते ये जो यूरोपियन पावर थे, चाहे जिसमें हम बात करें ब्रिटेन की, जिसमें अगर हम बात करें फ्रांस की, ये दोनों के दोनों कहाँ पहुंचती है, आपका अपने फोर्टिफिकेशन क्रिएट करना चालू करती है बंगाल के अंदर। और बंगाल के अंदर ये फोर्टिफिकेशन जो थे, ये अलीवर्दी खान को समझ में आ चुके थे। ये चाहते थे कि ब्रिटिश, इनको पता था कि ब्रिटिश हो या फ्रांस हो या कोई भी यूरोपियन पावर हो, ये बंगाल की इकोनॉमी को ध्वस्त करने का ही काम करेंगे। दे बिलीव ऑन द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या, कि इंडिया का पैसा, इंडिया से मुनाफा कमाओ और ब्रिटेन में लेके झोली भर दो ब्रिटेन की। इट मींस इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ने वाला है, एक्सेसिव बर्डन पड़ने वाला है। इंडियन इकोनॉमी का पैसा जो है वो खत्म होने वाला है, जिससे बंगाल की इकोनॉमी क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो ये जो आदमी था, जिसका नाम मुर्शिद कुली खान था, ये आदमी क्या था, बंगाल का नवाब होते हुए क्या करता था, आपका ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच मतलब यूरोपियन पावर के खिलाफ क्या था, हॉस्टाइल था। मतलब ही इज फ्यूरियस टू एलिमिनेट ऑल द यूरोपियन पावर फ्रॉम द बंगाल, ठीक है। इसी फेज में ये क्या करता है, बहुत सारे इंग्लिश और फ्रेंच फोर्टिफिकेशन को क्या करता है, सीज करता है कलकत्ता के अंदर और चंद्रनागौर के अंदर, और इन्हें बताता है कि आपको अब बंगाल में फोर्टिफिकेशन करने की और ट्रेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। तो ही वॉज वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड द ब्रिटिशर्स। इसी फेज के अंदर वो क्या करता है, इंग्लिश और फ्रेंच सेटलमेंट को क्या करता है, फोर्टिफिकेशन को क्या करता है, फैक्ट्रीज को क्या करता है, सीज करता है कलकत्ता और चंद्रनागौर के अंदर। फिर अगर हम बात करते तो इसी पीरियड आपने सुना होगा ना कि इंडिया क्या हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था। अब वो सोने की चिड़िया कब हुआ करता था, मॉडर्न हिस्ट्री में होगा। एक हम लोग देखते हैं हिस्ट्री के अंदर कि गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री हम बोलते हैं गुप्ता पीरियड को, जो गुप्त काल है, गुप्ता पीरियड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वही एक और क्वेश्चन आता है एक और क्वेश्चन आता है कि गोल्डन पीरियड ऑफ बंगाल का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो बंगाल का स्वर्णकाल अलीवर्दी खान साहब के पीरियड को ही कहा जाता है, क्योंकि इस समय बंगाल की इकोनॉमी वाज वेरी मच फ्लरिश्ड। बंगाल की इकोनॉमी देखकर ब्रिटिशर्स चौखंटे रह जाते थे
वो सोचते थे कि भाई इतना पैसा कैसे है बंगाल के अंदर, वो सोचते थे कि ऐसा क्या कर रहा है यहाँ का राजा। तो इस तरह की इकोनॉमी यहाँ पर क्रिएट होते हुए हमें नजर आ रही है। तो इसी पीरियड को, किस पीरियड को, अली वर्दी खान साहब के पीरियड को, इसी पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं, सोने की चिड़िया के नाम से जानते हैं, विच मीन्स गोल्डन पीरियड ऑफ बंगाल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई इसके बारे में, आपका ये बात होती है अली वर्दी खान साहब के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला कौन है? सिराजुद्दौला, एक सिराजुद्दौला किसका पोता है? ये आपका अली वर्दी खान साहब का क्या है, इनका क्या है, पोता है, जिसने कब से कब तक रूल किया है? 1756 से लेकर 1757 तक रूल किया है। भले ही वो 1 साल का रूल है, ठीक है, भले 1 ईयर का हमें रूल देखने को मिल रहा है, पर ये जो पीरियड है ये इतिहास के हिसाब से, इसके अंदर जो इवेंट हुए हैं वो हमें हिस्ट्री के हिसाब से बड़े ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको हमें अच्छे से कवर करना है। अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो सिराजुद्दौला 23 साल की उम्र में छोटी एज के अंदर क्या करता है, बंगाल की राजगद्दी को सक्सीड करता है। He was young, बहुत यंग था और अनएक्सपीरियंस था, है ना, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर उसी एज में क्या करता है, सक्सीड करता है, क्योंकि बंगाल की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई अली वर्दी खान के बाद अगला राजा कौन बनेगा, तो अगला राजा किसे चुना जाता है, आपका सिराजुद्दौला को चुना जाता है। अब भले ही यंग है, भले ही इनएक्सपीरियंस है, बट ही वॉज ब्रेव। ब्रेव है, ये क्या है आपका, ब्रेव है, करेजियस है। तो करेजियस है, हॉस्टाइल है, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। ये भी इसके दादाजी की तरह ही था कि ये भी चाहता था कि बंगाल के अंदर से यूरोपियन पावर्स जो हैं, जो बंगाल को लूटने का काम कर रही हैं, वो क्या हो, एलिमिनेट हो। इसीलिए ही वॉज ब्रेव, ठीक है, करेजियस और हॉस्टाइल। मतलब यह आदमी भले ही अनएक्सपीरियंस था, ये भले ही क्या था, भले छोटा एज का था, पर इसके अंदर जो कैपेबिलिटी थी, कैलिबर था, इसके अंदर जो ब्रेवनेस थी, है ना, इसके अंदर जो ताकत थी, इसके अंदर जो करेज था काम करने का, वो इसको क्या बनाती है, एक ग्रेट रूलर बनाने की सारी जो क्वालिफिकेशन है वो प्रोवाइड करने का काम किया है। अब इनके समय एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक होल इंसिडेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये ब्लैक होल इंसिडेंस मेंस के अंदर बार बार पूछा जाता है, दूसरा प्रीलिम्स के अंदर भी इससे बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्लैक होल इंसिडेंस क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये ब्लैक होल इंसिडेंस हुआ, इस ब्लैक होल इंसिडेंस के अंदर क्या क्या चीजें हमें होते हुए नजर आई। ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये IMP है, ठीक है। तो इसे आप क्या कीजिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए, कोई डाउट हो तो बताइए, हम आगे फिर डिस्कस कर लेंगे इसे। अब ब्लैक होल इंसिडेंस क्या है, हमने देखा कि ये वाज ब्रेव, करेजियस एंड हॉस्टाइल, इसके लिए ब्रिटिशर्स, विच मीन्स कि यह आदमी चाहता था कि किसी भी तरह से यूरोपियन पावर से ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या करें, बंगाल के अंदर अपने फोर्टिफिकेशन ना करें। और ब्रिटिशर्स क्या मानने को तैयार थे, नहीं। इनके चंद्रनागौर के अंदर, कलकत्ता के अंदर कितने फोर्टिफिकेशन अली वर्दी खान साहब ने क्या किए हैं, सीज किए हैं, इनकी फैक्ट्री को बंद करवाया है। फिर भी ये जो लोग हैं ब्रिटिशर, ये मानने को तैयार थे कि नहीं, ये मानने को तैयार बिल्कुल नहीं थे। इसीलिए ये भी जो है आपका कौन, हमने देखा कि किस तरह से शुजाउद्दौला क्या है, शुजाउद्दौला आपका ब्रेव है, करेजियस है, हॉस्टाइल है, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए नहीं, ये यूरोपियंस के लिए। आपने देखा कि भाई ये जो ब्लैक होल इंसिडेंस है उसकी बात करते हैं कि किस तरह से ब्लैक होल इंसिडेंस होता है, किस तरह से काम होता है। तो हमने देखा था कि ये जो अली वर्दी खान है, सॉरी, ये जो आपका कौन है, सिराजुद्दौला है, ये अपने ग्रैंडफादर, अपने दादाजी की तरह ही क्या है, अली वर्दी खान की तरह ही क्या है, आपका ब्रिटिश फोर्टिफिकेशन और फ्रेंच फोर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, काम करता है। ये वही काम करना स्टार्ट करता है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स और फ्रांस को क्या किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। कहाँ से भाई, बंगाल से एलिमिनेट किया जाए। हमने देखा था कि भाई इनके जो ग्रैंडफादर हैं अली वर्दी खान, उन्होंने भी चंद्रनागर को सीज करते हुए, कलकत्ता की फैक्ट्री को सीज करते हुए ब्रिटिशर्स और फ्रांस को क्या दिया था, एक मैसेज दिया था कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके इन फोर्टिफिकेशन को खत्म करना पड़ेगा। कहाँ से, आपका बंगाल से। पर ये लोग माने क्या, नहीं माने, ये ब्रिटिश और फ्रेंच मानने को तैयार नहीं है। इसी फेज में, इसी फोर्टिफिकेशन को चेक करने के लिए, बंगाल से ब्रिटिश और फ्रांस को क्या करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, आपका जो कौन है, सिराजुद्दौला है, वो क्या करते हैं, इंग्लिश फैक्ट्रीज को, ठीक है, ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज को क्या करते हैं, सीज कर देते हैं। क्या करते हैं, सीज करते हैं। कहाँ पर ये करते हैं, काजिम बाजार में। काजिम बाजार एक साइट हुआ करती है, और दूसरा फोर्ट विलियम में, ठीक है। तो क्या देखने को मिला कि यही जो सीरीज थी, सीरीज के अंदर ये लोग क्या चाहते थे, आपका
सिराजुद्दौला चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ से क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। ब्रिटिशर्स क्या हो जाए, आपका ब्रिटिशर्स को चेक करने के लिए, ब्रिटिशर्स को फोर्टिफिकेशन ना करने देने के लिए क्या करते हैं, आपका काजिम बाजार के अंदर और फोर्ट विलियम के अंदर क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स की कुछ फैक्ट्रीज को क्या करते हैं, सीज करते हैं। और सीज करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, आपका 146 ब्रिटिशर्स को, ठीक है, नाम नंबर ध्यान रखना, 146 ब्रिटिशर्स को क्या करते हैं एज ए प्रिजनर, ठीक है, उनको क्या कर लेते हैं, एज ए प्रिजनर अरेस्ट कर लेते हैं। मतलब 146 ब्रिटिशर्स क्या हो गए हैं, आपका अरेस्ट हो गए। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब यहीं पर गलती होती है, यहाँ पर गलती क्या होती है, हम लोग गलती के बारे में बात करते हैं। आपने क्या किया, आपने काजिम बाजार और फोर्ट विलियम दोनों के दोनों कहाँ पे है, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में ही काजिम बाजार है और कलकत्ता में क्या फोर्ट विलियम। यहां से आपने क्या किया, इनको सीज किया। 146 ब्रिटिशर्स को क्या कर लिया आपने, क्या कर दिया, आपका 146 ब्रिटिशर्स को आपने क्या कर लिया, आपने अरेस्ट कर लिया। अब क्या होता है, ये इवेंट जो है वो 20 जून की बात है। 20 जून के दिन आपने ये काम किया है, डेट याद रखना है कि भाई ब्लैक हॉल इंसिडेंस कब हुआ है, तो ब्लैक हॉल इंसिडेंस आपका 20 जून 1756 के अंदर हमें होता हुआ नजर आया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, 20 जून 1756 के दिन क्या होता हुआ नजर आ रहा है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इस दिन इनको अरेस्ट किया, इनको लेके आए, इन 146 प्रिजनर्स को एक पूरी रात के लिए छोटे से रूम में क्या करके रख दिया, बंद करके रख दिया, ठीक है। इस पूरी रात के अंदर, एक रात के लिए इन 146 लोगों को एक ही रूम में, एक रूम के अंदर बंद करके किसने रख दिया, सिराजुद्दौला के सिपाहियों ने रख दिया। अब इस रूम की खास बात ये थी कि इस रूम के अंदर कोई भी वेंटिलेशन नहीं था, ठीक है, जिससे कि सांस लेने में या एयर क्या हो, आपका अच्छे से उस रूम के अंदर चले जाए, और बाहर से उस रूम को लॉक कर दिया गया। अगले दिन सुबह जब क्या किया गया, कमरे का दरवाजा खोला गया, रूम खोला गया, तो सिर्फ 23 लोग ही क्या बचे, जिंदा बचे, और बाकी लोग जो थे रिमेनिंग, ठीक है, 23 पीपल्स वर अलाइव, ठीक है, जिंदा बचे। बाकी अगर हम लोग देखें तो बाकी 146 में रिमेनिंग सोल्जर्स थे, मतलब 123 सोल्जर्स जो थे वो क्या होते हैं, आपका सफोकेशन के कारण क्या होते हैं, आपका मर जाते हैं। अभी जो इंसिडेंट है जिसके अंदर क्या होता है, 123 जो लोग हैं वो सफोकेशन के कारण मारे गए। अब देखिए सीधी सी बात, देखिए कुछ मौतें ना बड़ी दर्दनाक होती है। जैसा अभी हमने कोविड को देखा, कोविड के अंदर किस तरह से मौत हुई, सफोकेशन के चक्कर में तो मौत हुई हमारी। कोविड के अंदर हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन गया, हम सांस नहीं ले पाए तो हमारी डेथ हो गई। उसी तरह सफोकेशन से होने वाली जो मौत है वो वन ऑफ द डेडली कॉम्बिनेशन है। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन का जो इवेंट हुआ, इसके अंदर 123 लोग क्या गए, मारे गए ड्यू टू सफोकेशन, छोटी सी गलती के कारण। उस गलती को हम किस नाम से जानते हैं, उस गलती को हम ब्लैक होल इंसिडेंस जानते हैं। अब सीधी सी बात है, इस इंसिडेंट्स को ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल इंसिडेंट नाम किया गया। तो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, ठीक है, जिनका नाम क्या है, ऑलवेल, ये नाम याद रखिएगा। ऑलवेल साहब ने इस इंसिडेंट्स को, इस दुखद इंसिडेंट्स को किस नाम से जाना है, किस नाम से एब्रीवेट किया है इतिहास के अंदर, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से एब्रीवेट किया है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही ये खबर पहुंचती है तो एक ब्रिटिश कमांडर, जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट क्लाइव, ही बिकेम द फ्यूरियस, और वो क्या करता है, आपका बंगाल की तरफ मार्च करना स्टार्ट करता है। और वो बोलता है कि किस तरह से आपने ब्रिटिश सोल्जर्स की, ब्रिटिश लोगों की डेथ क्या की है, मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इस चीज़ के लिए वो किसको, रॉबर्ट क्लाइव 146 ब्रिटिश प्रिजनर्स की मौत का जिम्मेदार किसे मानता है, सिराजुद्दौला करता है, और वो बंगाल की तरफ मार्च करना स्टार्ट करता है। दोनों ही पार्टी, चाहे हम बात करें सिराजुद्दौला की, चाहे हम बात करें ब्रिटिशर्स मतलब रॉबर्ट क्लाइव की, ये दोनों ही पार्टी क्या करती है, फाइटिंग्स को अवॉइड करती हैं, युद्ध को अवॉइड करते हैं, और एक ट्रीटी साइन करती है। इस ट्रीटी का नाम क्या होता है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन की गई कब, जनवरी 1957 में। और इस ट्रीटी को किस नाम से जाना जाता है, ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में पीस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। दोनों की पार्टी ने किन चीज़ों के ऊपर एग्री किया, इस पूरी की पूरी ट्रीटी के थ्रू, ट्रीटी ऑफ अलीनगर के थ्रू ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला किन किन चीज़ों पे एग्री होते हैं। हम लोग देखते हैं कि भाई पहला एग्रीमेंट, तो पहला पॉइंट तो इस ट्रीटी का ये है कि दोनों पार्टी, चाहे सिराजुद्दौला हो चाहे ब्रिटिशर्स हो, और दोनों एक दूसरे के मैटर में क्या नहीं करने वाली हैं, दोनों एक दूसरे के मैटर में क्या नहीं करने वाली, इंटरफेयर नहीं करने वाली। दूसरा, कि दोनों क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे के दुश्मनों से अलायंस फॉर्म नहीं करेंगे। मतलब सीधी सी बात है, ब्रिटिशर्स के दुश्मन कौन थे, फ्रांस थे, और
सिराजुद्दौला के वो आसपास के दुश्मन हो गए। तो जो इस सिटी में कहा गया कि सिराजुद्दौला जो है वो फ्रांस के साथ अलायंस नहीं करेगा, मतलब ब्रिटिशर्स के दुश्मन के साथ अलायंस नहीं करेगा, जबकि ब्रिटिशर्स जो है सिराजुद्दौला के दुश्मन के साथ क्या नहीं करेंगे, आपका अलायंस नहीं करेंगे। तो भाई इस ट्रीटी से क्या मिला, पहली चीज तो कि ट्रीटी से दोनों पार्टी एक दूसरे के मैटर में क्या नहीं करेंगी, इंटरफेयर नहीं करेंगी, और दोनों एक दूसरे के दुश्मनों के साथ भी क्या नहीं करने वाली है, अपना दोनों एक दूसरे के दुश्मनों के साथ अपने रिश्ते कायम या अपनी ट्रीटी या अपना अलायंस फॉर्म नहीं करना। ठीक है। इस ट्रीटी के अंदर एक और प्रोविजन था जो सबसे इंपॉर्टेंट, तो प्रोविजन था कि इस ट्रीटी से जो ब्रिटिशर्स के फोर्टिफिकेशन है बंगाल के अंदर, उन्हें प्रोहिबिट कर दिया गया था, मतलब उन्हें बंद कर दिया गया था। तो ब्रिटिशर्स अब अपने फोर्टिफिकेशन क्या नहीं करेंगे, बंगाल में स्टैब्लिश नहीं करेंगे, तो जो चल रहे हैं वो भी आप धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। पर ब्रिटिशर्स ने इस ट्रीटी को फॉलो ना करते हुए क्या किया, आपका अपने फोर्टिफिकेशन जो है वो क्या रखे, चालू रखे। ठीक है, उन्होंने अपने फोर्टिफिकेशन चालू करे और न्यू फोर्टिफिकेशन जो है उनको भी स्टैब्लिश करना क्या कर दिया, आपका चालू कर दिया। अब क्या हुआ, नया फोर्टिफिकेशन बना रहे हो आप, पुराना फोर्टिफिकेशन धड़ाल्टे से चला रहे हो, इसका मतलब ये कि आप क्या कर रहे हो, वायलेशन कर रहे हो किसका, ट्रीटी ऑफ अलीनगर का। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ट्रीटी ऑफ अलीनगर का वायलेशन है, सिराजुद्दौला बोल रहा है कि भाई आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आप सुनने को तैयार नहीं हो। सिराजुद्दौला में क्या होता है, गुस्सा हो जाता है और वो क्या करता है, अपना ओपन अलायंस के साथ डिक्लेयर कर देता है, फ्रांस के साथ डिक्लेयर कर देता है। एक ट्रीटी का प्रोविजन था कि एक दूसरे के दुश्मन के साथ आप अलायंस नहीं बनाओगे। ब्रिटिशर्स का दुश्मन कौन, फ्रांस, और इसके साथ अलायंस किसने डिक्लेयर कर दिया, सिराज ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो था कि सिराजुद्दौला जब क्या करता है, डायरेक्ट अलायंस डिक्लेयर कर देता है फ्रांस के साथ, तो इसे क्या माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से क्या माना जाता है, आपका वायलेशन ऑफ ट्रीटी माना जाता है। वायलेशन ऑफ ट्रीटी माना जाता है, और इस वायलेशन ऑफ ट्रीटी के बाद एक बैटल लड़ा जाता है दोनों पावर के बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, और इस वॉर को हम किस नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ प्लासी के नाम से। किस नाम से जानते हैं साहब, बैटल ऑफ प्लासी के नाम से। चलिए बात करते हैं क्या है बैटल ऑफ प्लासी, देख लेते हैं बैटल ऑफ प्लासी में क्या है। बैटल ऑफ प्लासी धोखा है जिसके अंदर सिराजुद्दौला को धोखा दिया गया। बंगाल का एक पावरफुल नवाब, जिसके दादाजी के टाइम पे बंगाल का पीरियड जो है वो गोल्डन पीरियड ऑफ बंगाल कहा जाता था, वो एक बैटल के अंदर हार जाता है। एक छोटी सी बैटल जिसके अंदर ब्रिटिशर्स लिमिटेड ट्रूप के साथ आते हैं। ऐसा क्या हुआ इस बैटल के अंदर, इस बैटल में किस तरह से धोखा दिया गया, जिसके कारण क्या देखने को मिला, हमें इस बैटल ऑफ प्लासी के अंदर सिराजुद्दौला जो है उसकी हमें हार देखने को मिली। चलिए बात करते हैं क्या है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई 23 जून ऑफ 1757। ठीक है, 23 जून 1757 के अंदर ये आपका पूरा की पूरा क्या किया जाता है, बैटल लड़ा जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, क्या बोल रहा है, अराइवल ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस अंडर द कमांड ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव एट कलकत्ता फ्रॉम द मद्रास स्ट्रेंथन द इंग्लिश पोजीशन इन बंगाल। तो सीधी सी बात है, ब्रिटिशर्स जो है बंगाल के अंदर तो ऑलरेडी थे, और बंगाल के अंदर युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला, वो भी वन ऑफ द पावरफुल आदमी है, तो उसको उस बंगाल में ब्रिटिशर्स की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मद्रास से किसे बुलाया जाता है, मद्रास से कलकत्ता बुलाया जाता है, किसे, एक फ्यूरियस, एक ग्रेटेस्ट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, उसका नाम क्या है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जब मद्रास से कलकत्ता आते हैं तो वहां पर क्या होता है, ब्रिटिशर्स की जो पोजीशन है बंगाल के अंदर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें होते हुए नजर आती है, और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हमें होते हुए नजर आती है। विच मीन कि बंगाल का जो बैटल ऑफ प्लासी है उसे कौन लड़ेगा, अब कौन हेड करेगा, रॉबर्ट क्लाइव हेड करेगा। अब देखें, क्लाइव फॉर्म द सीक्रेट अलायंस विद द टेरिटोरियल नवाब ऑफ द मीर जाफर, ठीक है, राय दुर्लभ, जगत सेठ एंड द मानिक ओमीशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो सीधी सी बात है, बंगाल जो है ये पावरफुल है, ये क्या है, पावरफुल। अगर बंगाल को जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, इम्पार्ट। अगर आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो ही क्या हो सकता है, बंगाल को जीत सकते हैं। वरना अगर आप सोचते हैं कि ऐसे ही हम 1 to 1 चले जाएंगे, ब्रिटिशर्स बंगाल के सामने 1 to 1 चले जाएंगे, ब्रिटिशर्स सिराज के अगेंस्ट चले जाएंगे, तो वो हार का सामना करेंगे। तो इस चीज का फायदा किसने होता है, इस चीज का फायदा होता है रॉबर्ट क्लाइव ने। ही वाज अ वेरी क्लेवर मैन,
ठीक है, वेरी क्लेवर मैन, इसकी चालाकियों से बड़े युद्ध जीते ब्रिटिशर्स ने। तो यहाँ भी अपनी चालाकी करता है, क्या करता है, बंगाल के कुछ क्या थे, इंपॉर्टेंट लोग थे, ठीक है, बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट सोल्जर्स थे, इंपॉर्टेंट कमांडर्स थे, जिसमें हम देखें मीर जाफर, ठीक है, राय दुर्लभ, जगत सेठ कौन थे, एक इन्फ्लुएंशियल बैंकर थे, कहाँ के, बंगाल के, जो पैसे देने का काम करते थे, एक इंपॉर्टेंट कमांडर थे, ठीक है, ओमीचंद, इन सबको क्या करते हैं, आपका इन सब के साथ डील करते हैं, इन सब के साथ डील करते हैं, और इन सबको क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स की साइड कर लेते हैं, विच मीन्स कि सिराजुद्दौला की आर्मी के जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, सिराजुद्दौला की जो आर्मी के स्ट्रेंथ है, आपने उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, विच मीन्स अभी यहाँ हमने बात किया था डिवाइड एंड रूल, ठीक है, तो डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या है कि भाई सिराजुद्दौला की स्ट्रेंथ को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उनको अपने साइड ले लो और खुद क्या करो, अपना राज्य क्या कर लीजिए, अपना राज्य स्थापित कर लीजिए। तो यही हमने देखा कि क्लाइव अपनी क्या करता है, सीक्रेट अलायंस बनाता है, किनके साथ, इन लोगों के साथ, और क्या करता है, आप नवाब को वीकन कर देता है। अंडर द डील मीर जाफर वाज मेड द नवाब हु वुड, ठीक है, अब देखो सीधी इसके अंदर क्या बात होने की है, इसके अंदर क्या बात करती है। अब जब इन लोगों को साथ में लाया गया, किसको, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ जो कि इन्फ्लुएंशियल बैंकर है, ओमीचंद, मानिकचंद, इनको जब एक साथ लाया गया, तो भाई क्यों लाया गया, ये लोग साथ क्यों आए, क्योंकि हर आदमी की डिजायर होती है, हर आदमी का ड्रीम होता है, और यहाँ पर भी मीर जाफर का जो ड्रीम था वो यहाँ पर क्या किया, सिराजुद्दौला के आड़े आया। मीर जाफर चाहता था कि वो क्या बने, बंगाल का नवाब बने, अगला नवाब बने, तो इसी डिजायर के लिए क्या किया जाता है, वो बैटरे करता है किसके साथ में, सिराज के साथ में, और हाथ मिलाता है किसका, ब्रिटिशर्स के साथ। इसी बिल को फुलफिल करने के लिए मीर जाफर को प्रॉमिस किया जाता है कि उसको क्या बनाया जाएगा, भाई जैसे ही कंपनी का रूल स्टैब्लिश हो जाएगा, या कंपनी सिराजुद्दौला को एलिमिनेट कर देगी, तो मीर जाफर को क्या किया जाएगा, आपका अगला नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाएगा, और उसे क्या करना पड़ेगा, कंपनी के लिए सर्व करना पड़ेगा। फिर आप देखते हैं आगे और क्या देखने को मिलता है, इस बैटल में क्या होता हुआ नजर आ रहा है हमें। तो हमने देखा क्या हुआ, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव अलायंस बनाता है, सीक्रेट अलायंस, मीर जाफर इन लोगों के साथ में प्रॉमिस करता है कि मीर जाफर को अगला क्या बनाने वाला है, वो आपका मीर जाफर को अगला नवाब बनाना। अब ये जो सीक्रेट अलायंस था, इस सीक्रेट अलायंस की कंपनी की पोजीशन जो है उसे तो क्या कर दिया, आपका स्ट्रेंथन कर दिया, पर कहीं ना कहीं जो मीर सिराजुद्दौला है, नवाब ऑफ बंगाल है, उसकी पोजीशन को क्या कर दिया, इसने वीकन कर दिया है। अब बैटल ऑफ प्लासी के लिए दोनों के दोनों कहाँ मिलते हैं, प्लासी के मैदान में मिलते हैं, 23 जून 1757 के अंदर, 1757 के अंदर, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है आपका ये डिसिसिव बैटल क्या होता है, आपका डिसिसिव बैटल लड़ा जाता है। अगर हम लोग देखें तो इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर क्या था, ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द नवाब ऑफिशियल, नवाब के ऑफिशियल की कॉन्स्पिरेसी के अंदर, ठीक है, 50,000 की जो स्ट्रॉन्ग फोर्स थी, नवाब की जो 50,000 की स्ट्रॉन्ग फोर्स थी सिराजुद्दौला की, वो यहाँ पर क्या करती है, डिफीट उसको डिफीट का सामना करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है, ठीक है, किसके अगेंस्ट में, रॉबर्ट क्लाइव की फोर्सेस के अगेंस्ट। अब देखो हो क्या है, अब देखिए क्या है कि बैटल ऑफ प्लासी की बात करें ना, बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई, 23 जून को लड़ी। 23 जून के अंदर आपके दो पार्टी है, एक है आपका नवाब सिराज और दूसरा है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने सीक्रेट अलायंस बनाया, पर इस सीक्रेट अलायंस के बारे में सिराजुद्दौला को पता नहीं। अब अगर हम बात करें तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, अपने सारे के सारे जो फ्यूडल्स हैं, मतलब अपने सारे के सारे जो सपोर्टर्स हैं, जिसमें मीर जाफर भी होगा, ठीक है, जिसमें ओमीचंद भी होगा जो बैंकर हैं, जिसमें मानिकचंद भी होगा जो कमांडर इन चीफ है, इन सबको क्या किया, बैटलफील्ड के नाम क्या किया, इनवाइट किया, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, इनिशियली तो इनविटेशन जो है, ये लोग बैटलफील्ड में आए, ठीक है, बैटल फील्ड में आए, मतलब कहीं ना कहीं नवाब को क्या रखा, धोखे में रखा कि हम आपके साथ हैं। तो बैटल फील्ड में आके आपने क्या कर दिया, लड़ने से क्या कर दिया, लड़ने से मना कर दिया, क्या कर दिया, लड़ने से मना कर दिया, जिससे जो 50,000 की सेना थी आपकी, उसका मनोबल क्या हो गया, अपने आप टूटता हुआ नजर आ गया। तो ये क्या था, ये धोखा हुआ किसके साथ, नवाब के ऑफिशियल्स जो थे, मीर जाफर है, ठीक है, ओमीचंद है, मानिकचंद है, ठीक है, जगत सेठ है, ये लोग क्या करते हैं, इसके साथ धोखा करते हैं। वो इसी के साथ, भाई सीधी सी बात है, जब नवाब को पहले पता लग जाता है कि पहले ही पता लग जाता है कि एक सीक्रेट अलायंस बन गया है, जिसमें मेरे ऑफिशियल्स जो हैं वही क्या कर चुके हैं, टूट चुके हैं,
तो वो बैटलफील्ड में नहीं आता। पर जब वो बैटलफील्ड में आ चुका है, उसके लोगों ने उसे बैटलफील्ड में धोखा दिया, तब उसके पास युद्ध लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो युद्ध लड़ता है, फाइनली क्या होता है आपका सिराजुद्दौला जो है उसको क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है और उसको असैसिनेट कर दिया जाता है। और बाद में मीर जाफर जो है, ठीक है, उसे क्या कर दिया जाता है आपका थ्रोन के ऊपर बैठा। फिर हम लोग देखते हैं क्या है, द बैटल ऑफ द प्लासी प्लेस अ डिस्पोजल ऑफ द इंग्लिश वास्ट रिसोर्स ऑफ बंगाल। अभी बैटल ऑफ प्लासी ने क्या किया, अब इस बैटल ऑफ प्लासी ने क्या किया, इस बैटल ऑफ प्लासी ने ब्रिटिशर्स को बंगाल के रिसोर्सेज की क्या दे दी, ऑटोनॉमी क्या दे दी, बंगाल के रिसोर्सेज की यहाँ पर आपको ब्रिटिशर्स को क्या कर दिया, ऑटोनॉमी दे दी। ठीक है, आफ्टर द प्लासी इंग्लिश वर्चुअली मोनोपोलाइज द ट्रेड एंड द कॉमर्स इन बंगाल। अब सीधी सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है भाई, नवाब किसका, नवाब किसका, ब्रिटिशर्स का। मतलब जो जाफर है इसको बैठाया किसने, ब्रिटिशर्स ने बैठाया। तो ही बिहेव लाइक पपेट, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स उसके नाम से क्या कराएंगे, आपका सारे के सारे काम कराएंगे। व्हिच मींस कि ब्रिटिशर्स किसके लिए आए थे इंडिया में, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए आए थे। उन्होंने क्या किया, अपनी मोनोपोली जो है ट्रेड एंड कॉमर्स की, वो कहाँ क्रिएट कर दी, आपका वो बंगाल के अंदर क्रिएट कर दी, मोनोपोलाइज कर दिया। अपना खुद का जो ब्रिटिश ट्रेड है, जो फॉरेन गुड्स का ट्रेड है, उसकी मोनोपोली कहाँ क्रिएट कर दी, बंगाल के अंदर कर दी। इसके अलावा तो फ्री ट्रेड राइट होता है, फ्री ट्रेड राइट होता है। फ्री ट्रेड राइट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपको कहीं ट्रेड करना है तो आपको टैक्स देना पड़ता है। फ्री ट्रेड राइट का मतलब होता है कि आप ट्रेड करेंगे पर आपको टैक्स क्या नहीं करना पड़ेगा, पे नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, मीर जाफर को बिठा के बैटल ऑफ प्लासी के बाद फ्री ट्रेड राइट क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे होते देखने को मिल रहा है। बैटल ऑफ प्लासी खत्म, जिसका एक फोटो, उसके बाद हम देखते हैं क्या देखने को मिलता है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में, सिराजुद्दौला के बाद में, 66 के बाद में, 57 के बाद में अब अगला नवाब कौन बनता है, पपेट, जिसका नाम क्या है, मीर जाफर। अगर हम लोग देखें तो मीर जाफर साहब को इतिहास के अंदर एक टाइटल सुनाया जाता है, और टाइटल क्या है, गद्दार ए हिंद। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है क्या कि गद्दार ए हिंद किस राजा को बोला जाता है। तो गद्दार ए हिंद किसे बोला जाता है, गद्दार ए हिंद बोला जाता है मीर जाफर। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर आप लोग देखोगे तो एक बैटल है जिसका नाम क्या है, प्लासी। प्लासी के अंदर अगर सिराज को धोखा नहीं मिलता तो ब्रिटिशर्स का जो इरा था, ब्रिटिशर्स का जो ईव था, तो उसी समय क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। क्योंकि सिराजुद्दौला की स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ब्रिटिशर्स को वैनिश कर देती बैटलफील्ड से। पर किसकी गद्दारी, जाफर की गद्दारी। जाफर की गद्दारी क्या करती है, ब्रिटिशर्स को एक पावर देती है, एक हौसला देती है, एक कॉन्फिडेंस देती है कि यार इंडिया के रूलर्स तो ऐसे ही हैं, इनको तो डिवाइड एंड रूल से ही हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस चक्कर में किसे, जाफर को किस नाम से जाना जाता है, जाफर को गद्दार हिंद के नाम से। अब जाफर से और कौन कौन से क्वेश्चन हमें बनते हुए नजर आते हैं, हम जरा देख लेते हैं। तो जाफर से पहला क्वेश्चन तो आता है कि ये एक पहला नवाब है, बंगाल का एक पहला नवाब है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पहला नवाब है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की हेल्प से क्या किया है, राजगद्दी को पाया है। ठीक है, दूसरा गद्दार हिंद को हम देख ही चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा इसने और क्या किया, ठीक है, इसने क्या किया साहब, इसने फ्री ट्रेड राइट। अभी मैंने आपको बताया फ्री ट्रेड राइट का मतलब क्या होता है कि ट्रेड कर रहे हो तो आपको वहां के रूलर को क्या देना पड़ता है, या वहां की गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स करने वाले को टैक्स देना पड़ता है। अगर किसी के पास क्या है, फ्री ट्रेड राइट है, तो उसे उस टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो ये क्या करता है, कंपनी को क्या करता है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अंदर फ्री ट्रेड राइट देता है। तो जब क्या होता है, ये इसका मन भर जाता है किस चीज से, राज करते करते, तो अपने दामाद जिसका नाम मीर कासिम है, उसके फेवर में क्या कर देता है, आपका राजगद्दी को त्याग देता है। ठीक है, तो हमें पता लगा कि क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी के बाद में, बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमें देखने को मिला किस तरह से ब्रिटिशर जो हैं बंगाल के अंदर मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स तो क्रिएट करेंगे, साथ साथ में बंगाल के इंटरनल डिस्प्यूट्स को भी कंट्रोल करना चालू करेंगे, इंटरनल सिस्टम को भी कंट्रोल करना चालू करेंगे। अब अगला रूलर की बात करते हैं। अगला रूलर कौन है, अगला रूलर है साहब आपका कौन, अगला रूलर मीर कासिम। मीर कासिम ने 1760 से लेकर 1764 तक क्या किया है, आपका रूल किया है। अगर हम लोग देखें मीर कासिम क्या है, ही वाज वेरी हॉस्टाइल, ये परेशान हो चुका था ब्रिटिशर्स के काम से। एकदम सीधी सी बात है, ब्रिटिशर के पास क्या है, फ्री ट्रेड राइट है, क्या है,
फ्री ट्रेड राइट है, विच मीन्स टैक्स तो आप दे नहीं रहे हो, अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो, ट्रेड करो ना। आपने धीरे धीरे करके क्या करा, बंगाल के पॉलिटिकल मैटर्स में क्या कर दिया आपने, इन्वॉल्व होना चालू कर दिया। बंगाल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने हिसाब से क्या करने लगे, बंगाल की पॉलिसीज को क्रिएट करने लगे। तो इस चक्कर में जो आपके कौन से मीर कासिम साहब हैं वो ब्रिटिशर्स को नापसंद करना चालू किया और वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को किसी तरह से बंगाल से बाहर निकाल के फेंक दिया जाए। अभी मैं आपको और भी रीजन बताऊंगा कि ब्रिटिशर्स किस तरह से बंगाल को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, किस तरह से ब्रिटिशर्स बंगाल को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग देखते हैं। अब अगर हम देखते हैं कैसे ब्रिटिशर्स बंगाल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम देखना स्टार्ट करें। देखिए सीधी सी बात, हमने अभी देखा था कि ब्रिटिशर्स ने क्या ले लिया, फ्री ट्रेड राइट लिया। इसका मतलब जो ब्रिटिशर्स का सामान है उसके बेचने खरीदने पे, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे टैक्स नहीं देना है। तब इन्होंने क्या किया, इस फ्री ट्रेड राइट को भी गलत यूज करना चालू करा। इन्होंने क्या कर दिया, जो लोकल बिजनेसमैन से, लोकल क्या थे, व्यापारी थे, उनको भी इन्होंने क्या कर दिया, फ्री ट्रेड राइट ग्रांट करना चालू कर दिया। अब ये सीधी सी बात है, एक गाड़ी के ऊपर, एक गाड़ी कोई इंडियन बिजनेसमैन की है, उसके ऊपर 100 रुपये टैक्स लग रहा है, ठीक है, ये बंगाल में आने के लिए, बंगाल में सामान बेचने के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने बोला 100 की जगह एक काम करो, तो हमें 50 रुपये दो, हम तुम्हें हमारा फ्री ट्रेड राइट देंगे, जिससे 50 रुपये में तुम्हारा सामान आ जाएगा। इससे इस लोकल बिजनेसमैन का भी फायदा और किसका फायदा, ब्रिटिश सरकार का भी फायदा। अब लॉस किसका, बंगाल के नवाब का, बंगाल की गवर्नमेंट का क्या हो गया, लॉस हो गया। इस तरह से इन्होंने फ्री ट्रेड राइट को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया, बंगाल की पॉलिसी मेकिंग, मतलब किस तरह से बंगाल की इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी, किस तरह से बंगाल की सोशल पॉलिसी बनेगी, इसके अंदर भी इंटरवीन करना चालू कर दिया। अब इस चीज से कौन परेशान हुआ, आपका मीर कासिम परेशान हुआ। और इसी चीज से परेशान होकर वो क्या करता है, अपना एक अलायंस बनाता है। तो अपना अलायंस बनाता है किसके साथ, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ और नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला के साथ। इन दोनों के साथ वो क्या करता है, अपना अलायंस बनाता है। अलायंस बनाने के बाद में वो क्या बोलता है, अब हमें क्या करना है, ब्रिटिशर्स को बंगाल से एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, अपने कदम उठाना। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर हम इंडिया के मैप को थोड़ा सा देखते हैं, तो ये क्या है आपका, ये उड़ीसा, ये बंगाल पूरा के पूरा, ये बिहार। अब बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स बैठे हैं, बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स बैठे हैं, इनका अलायंस एक दिल्ली में बैठता है, एक अवध में बैठता है। तो ये क्या करता है, अपने अलायंस के पास में आने के लिए अपने कैपिटल क्या करता है, आपका शिफ्ट कर लेता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो ये चीज ध्यान रखना कि ब्रिटिश इंटरफेरेंस से बचने के लिए, ठीक है, क्योंकि पहले तो उसकी कैपिटल कहाँ थी, उसकी कैपिटल कहाँ थी, मुर्शिदाबाद थी, जो कि कहाँ पर है, आपका बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ करता था। और वेस्ट बंगाल के अंदर किसका इंटरफेरेंस है, ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस है। ब्रिटिशर्स हमेशा इसको तंग कर रहे हैं। ये बोलता है ब्रिटिशर्स से दूरी बनाने के लिए ये अपनी कैपिटल क्या करता है, आपका बिहार के अंदर मुंगेर में शिफ्ट कर लेता है, जिससे क्या हो, वो अपने अलायंस, जिसका नाम भले शाह आलम सेकंड हो या आपका शुजा-उद-दौला हो, इनके पास आ जाए। इसलिए वो क्या करता है, यहाँ पर अपना कैपिटल शिफ्ट कर लेता है। और बाद में जाके हम देखते हैं कि ट्रिपल अलायंस, जिस ट्रिपल अलायंस का क्या नाम है, आपका ट्रिपल अलायंस का नाम है, एक तो कौन, बंगाल का नवाब मीर कासिम, दूसरा शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर, तीसरा शुजा-उद-दौला। ये तीनों क्या करते हैं, मिलकर एक बैटल लड़ते हैं, जिस बैटल का नाम जानते हैं आपका बैटल ऑफ बक्सर। अब बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर के। अब देखिए साहब क्या है बैटल ऑफ बक्सर क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ बक्सर से पूछा जाता है कि उस बैटल का नाम बताइए जिस बैटल के बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी ऑटोनॉमी बंगाल के अंदर क्या कर दी, स्थापित कर दी। दूसरा कि उस बैटल का नाम बताओ जिससे ब्रिटिश इरा कहाँ स्टार्ट होता है, इंडिया के अंदर स्टार्ट होता है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है, बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि 1764 के अंदर क्या की गई, आपकी लड़ी गई। अब हम बात करते हैं क्या है बैटल ऑफ बक्सर, उसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। 1764 के अंदर लड़ी गई बैटल, जिसके अंदर ट्रिपल अलायंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हैं, उस बैटल का नाम क्या है, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, इस बैटल की अगर बात करें तो किसने लड़ी गई, ब्रिटिश फोर्स के, ब्रिटिश आर्मी के बीच में, जिसको कौन हेड कर रहे हैं, हेक्टर मुनरो।
एक ब्रिटिश कमांडर हुआ करते थे, इनका नाम क्या था, कमांडर हेक्टर मुनरो। ऐसा हेड करता है ब्रिटिशर्स साइड से, और दूसरी साइड कौन होता है आपका, मीर कासिम। अब देखिए इस पूरे की पूरी बैटल में हम थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे तो हमने कुछ कम देखा है। अब क्या है, सीधी सी बात है, हमने देखा कि एक साइड ब्रिटिशर्स है और दूसरे साइड कौन वर्सेस कौन है आपका, ट्रिपल अलायंस। अब ट्रिपल अलायंस में कौन कौन है, देखिए नाम देखिएगा। ट्रिपल अलायंस में पहला है मीर कासिम, दूसरा है शाह आलम सेकंड, और तीसरा है आपका कौन, नवाब बदर शुजाउद्दौला। ऑब्वियसली बात है यार, हम खुद देख रहे हैं कि ये हेक्टर मुनरो जो है वो क्या करेंगे, ट्रिपल अलायंस को हराएंगे बैटल के अंदर। अब हराने के बाद क्या होता है, तो कुछ किताबों में तो ऐसा लिखा है कि मीर कासिम वॉज किल्ड, ठीक है, पर ये सब होता नहीं। ऐसा माना जाता है कि बैटलफील्ड में जब मीर कासिम हारता है तो वो भाग के कहाँ चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ, कुछ किताबों में क्या था, ये मारा जाता है, बस किल्ड ऐसा लिखा हुआ है। तो भाई जो भी आपको मानना है वो मान लीजिए कि मीर कासिम के साथ था। अब बात होता है शाह आलम सेकंड। अब देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हारी हुई पार्टी के साथ ट्रीटी साइन की गई। अब ट्रीटी साइन की गई तो ब्रिटिशर्स इम्पोज क्या करते हैं, वॉर फाइन क्या करते हैं, नवाब ऑफ अवध के ऊपर इम्पोज करते हैं और ट्रीटी साइन करते हैं, जिसके हिसाब से अवध क्या बन जाता है, तब फेडरल अलायंस बन जाता है ना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, नवाब ऑफ अवध के साथ वो कर लेते हैं। चलिए अपना आखिरी है तो अपन यहाँ से बात कर लेते हैं। आइए, तो देखो अपन क्या बात कर रहे थे, क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर देखें क्या होता हुआ नजर आया। अपन ने देखा था कि 3 लोग हैं, मीर कासिम इसकी डेथ हो गई, या इसको अपन ने क्या कर दिया आपका, इसको ये भाग्य दे दिया, बचा कौन, आपका शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड को यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करके जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज आज का, इलाहाबाद के फोर्ट में क्या करता है, कैप्चर कर लेते हैं, है ना। मतलब इलाहाबाद के अंदर इन्हें हाउस अरेस्ट के अंदर रख लिया जाता है, मतलब किसे, शाह आलम सेकंड को। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि उस ब्रिटिश एम्परर का नाम बताइए, सॉरी उस मुगल एम्परर का नाम बताइए जिसको पहली बार ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अरेस्ट करके रखा है। तो इस आदमी का नाम क्या है आपका, शाह आलम सेकंड, ठीक है। भैया शुजाउद्दौला की बात करें, देखो सीधी सी बात, मीर कासिम भाग गया, मुगल एम्परर है, एग्जिस्ट करते हैं, मुगल एम्परर एग्जिस्ट करते हैं, क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, पर क्या इनके पास कोई पावर है क्या, नहीं, इनके पास कोई पावर नहीं है। तो इस आदमी को आपने क्या कर लिया, कैप्चर करके इलाहाबाद के फोर्ट में कर दिया। अब आपने ट्रीटी की, ट्रीटी किसके साइन की, आपको शुजाउद्दौला से, और ट्रीटी का नाम क्या, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से क्या बोला आपने, इस ट्रीटी से क्या बोला कि इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद और उसके आसपास के कुछ एरिया जो है वो आप किसी सरेंडर कर दो, आप शाह आलम सेकंड मतलब मुगल्स को सरेंडर कर दो। विच मीन्स कि जब शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध मुगल्स को कोई एरिया देगा तो उसका मतलब ये है कि जो शाह आलम से मतलब वो एरिया जो है मुगल्स के पास आएंगे, इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके पास आ जाएंगे, ब्रिटिशर्स के पास आ जाएंगे। तो वो क्या करता है, इलाहाबाद वाला जो एरिया है वो किससे लेता है, क्या बोलता है, शुजाउद्दौला को क्या आप सबमिट कीजिए। इसके अलावा शुजाउद्दौला के ऊपर वॉर फाइन लगाया जाता है ना। और दूसरा बोलते हैं कि भाई तुम इस तरह के रिबेलियन आगे ना करो, इसके लिए हम क्या चाहते हैं, हम ब्रिटिश रेसिडेंट क्या करते हैं, अवध में एस्टेब्लिश करते हैं, ब्रिटिश रेसिडेंट। अब ब्रिटिश रेसिडेंट का मतलब क्या है, ब्रिटिश रेसिडेंट का मतलब होता है छावनी। छावनी का मतलब ये होता है कि ब्रिटिशर्स की एक टुकड़ी है ना, एक पलटन या एक बटालियन जो है वो कहाँ रहेगी, अवध की कैपिटल सिटी में रहेगी, जो कि अवध के आगे होने वाले रिवॉल्ट को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। तो इसी के थ्रू हम लोग देखते हैं कि अवध का क्या हुआ, अवध के साथ फेडरल अलायंस पॉलिसी साइन की गई, ठीक है। शाह आलम क्या कर लिया गया, आपने अरेस्ट करके इलाहाबाद में रख लिया। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि शाह आलम सेकंड को कौन आपका फ्री करवाता है, तो राणोती सिंधिया नाम के एक आदमी हुआ करते थे, वो क्या करते हैं, इलाहाबाद से इनको फ्री करवाते हैं, सिंधिया डायनेस्टी की रूलर है, ठीक है, और शाह आलम सेकंड को वापस से थ्रोन पर रिस्टोर करते हैं। तो चलो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बैटल जो है आपका हमें खत्म होता हुआ नजर आता है, जिस बैटल को किस नाम से जानते हैं, इस बैटल को हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। अब बैटल ऑफ बक्सर खत्म हुआ है ना, इसके बाद में भाई बंगाल का थ्रोन वापस से क्या हो गया, खाली हो गया। फिर कासिम तो भाग गया, कासिम तो मर गया। इसके बाद किसको बैठाया गया, वापस से मीर जाफर को बैठाया गया, कहाँ पर, आपका बंगाल के ऊपर। वही मीर कासिम के बैठते से ही
बंगाल के अंदर डुअल गवर्नेंस स्टार्ट हो गया। डुअल गवर्नेंस का मतलब अब ब्रिटिशर्स ने बोला कि साहब हम जो बंगाल के नवाब को पावर देते थे ना, तुम सब काम कर ले नवाब साहब, हम लोग पावर क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, नवाब को टाइटुलर रूप से क्या कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, जबकि सारे के सारे काम जो है वो कौन करने वाला है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश अथॉरिटी करने वाली। कहाँ पर, आपका बंगाल के अंदर। ये जो पीरियड है जिसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे राइट, चाहे हम बात करें दीवानी राइट, चाहे हम बात करें फौजदारी राइट। दीवानी का मतलब सिविल मैटर, ठीक है, और फौजदारी का मतलब मिलिट्री मैटर्स, है ना। इसके अलावा रेवेन्यू मैटर्स, सब के सब के लिए पॉलिसी कौन बनाएगा, इन राइट्स को एंटरटेन करेंगे ब्रिटिशर्स, ठीक है। पॉलिसी कौन बनाएगा, ब्रिटिशर्स। और किसके नाम पे इम्पार्ट किए जाएंगे, किसके नाम पे, मीर कासिम से मीर जाफर के नाम पे, मतलब नवाब ऑफ बंगाल के नाम पे, जिसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मतलब नवाब बिहेव लाइक अ सेफ्टी वॉल्व बिटवीन द पीपल एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये जो पूरा सिस्टम था, इसे किस नाम से जानते हैं, डुअल गवर्नेंस के सिस्टम को। इसे स्टार्ट करने किया है रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बंगाल के अंदर जो डुअल गवर्नेंस है उसे स्टार्ट किसने किया है, उसे 1765 में किसने स्टार्ट किया है, रॉबर्ट क्लाइव साहब ने इसे स्टार्ट किया है। फिर हम देखते हैं कि मीर जाफर की डेथ के बाद उनका बेटा जो है निजामुद्दौला, वो थ्रोन पे आता है। और इसी तरह ये डुअल गवर्नेंस का सिस्टम जो है वो कब से कब तक चलता है, 1756 से लेकर 1772 तक हमें चलता हुआ नजर आता है। अगर हम लोग देखें तो भाई क्या होता है, इस पूरे डुअल गवर्नेंस के पीरियड में दीवानी और निजामत, दीवानी मतलब सिविल, अभी बताया, निजामत मतलब मिलिट्री, ये सारे के सारे राइट किससे ले लिए गए, भाई आपका कंपनी खुद से ले लेती है, आपका नवाब से ले लेती है। सारे के सारे डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन के हो, रेवेन्यू के हो, ये कौन लेता है, आपका, ये कौन लेता है, आपका, ये लेता है आपका कौन, कंपनी। पर कलेक्ट कौन करता है, कलेक्ट करते हैं आपके कौन, भाई नवाब के लोग। फाइनली 1772 में वारेन हास्टिंग्स साहब आते हैं। उन्होंने बोले एक बेवकूफ़ी चल रही है यार, एक आदमी के नाम पे काम करो, हम एक्चुअल काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वारेन हास्टिंग्स साहब फाइनली क्या करते हैं, 1772 के अंदर क्या करते हैं, डुअल गवर्नेंस इन बंगाल को खत्म करते हैं। और इस डुअल गवर्नेंस को खत्म होने से ही बंगाल अब डायरेक्टली किसके हाथ में आ जाता है, ब्रिटिशर्स के हाथ में जाता है। और बंगाल क्या बनता है, फर्स्ट ब्रिटिश प्रोविंस बनता है। कहाँ पर, इंडिया के अंदर, ठीक है। इस तरह से ब्रिटिशर्स का एम्पेरियलिज्म स्टार्ट। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि डुअल गवर्नेंस कब से कब तक चला, तो डुअल गवर्नेंस आपका कब से कब तक चला है, डुअल गवर्नेंस आपका 1756 से लेकर 1765 से लेकर 1772 तक चला है। इसको चालू किसने किया, इसे चालू किया था आपका किसने, आपके रॉबर्ट क्लाइव साहब ने। इसे खत्म किसने किया, तो वारेन हास्टिंग्स साहब ने 1772 में से खत्म कर। चलिए, तो ये बात होती है आपकी किसके बारे में, बंगाल के बारे में। इस तरह से बंगाल किसके हाथ में आता है, बंगाल ब्रिटिशर्स के हाथ में आता है। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपनी चतुराई से, रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी क्लेवरनेस से बैटल ऑफ प्लासी को जीता, फिर धीरे धीरे करके बैटल ऑफ बक्सर को जीतकर वो बंगाल के अंदर ब्रिटिश ऑटोनॉमी को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके अंदर हम बात करेंगे बंगाल के बाद जो अगला टारगेट होगा मैसूर के बारे में। हम बात करेंगे मैसूर जिसमें टीपू सुल्तान और हैदर अली जैसे लोग रहे, वाडिया डायनेस्टी ने रूल किया, उसको ये लोग किस तरह से गेन करते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।